सन 1870 की बात है। गोवा में एक छोटा सा गांव वेला। यहाँ रहती थी 21 साल की एक लड़की एना डिसूजा। मासूम, प्यारी और गांव के सब लोगों की लाडली। 3 महीने पहले ही उसकी शादी एडवर्ड फर्नांडिस से हुई थी, जो कि एक लोहार था। गांव वाले कहते थे एना को अच्छा पति मिला है। एडवर्ड शरीफ और इज्जतदार आदमी है और एना को एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी देगा। लेकिन कुछ महीनों के अंदर पूरा गांव एक ऐसे सच का गवाह बनने वाला था जो आज तक लोगों को रात बेरात जगाता है। एक दिन अचानक खबर आती है कि एना इस दुनिया में नहीं रही। घर की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से उसकी मौत हो गई है। रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है और जब तक डॉक्टर आया, एडवर्ड अपनी बीवी को गले लगाकर रोता रहा। वो कहता रहा, मेरी एना, मत जाओ मुझे छोड़कर। डॉक्टर ने बस एक नज़र डाली और बोला, इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है और इसीलिए शायद सीढ़ियों से फिसलकर मर गई। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा फैल गया। किसी ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन फ्यूनरल के वक्त एडवर्ड का रवैया सबको हैरान कर रहा था। उसने किसी को भी एना के शव के पास जाने नहीं दिया। जब गांव की औरतें अंतिम संस्कार के लिए उसे तैयार करने आई तो एडवर्ड ने उन्हें धक्का देकर कहा, दूर रहो, मैं अपनी बीवी को खुद तैयार करूंगा। उसने एना को एक ऊंचे गले वाली स्टिफ कॉलर वाली ड्रेस पहनाई, जिससे उसका गला पूरी तरह से छुप रहा था। फ्यूनरल में भी एडवर्ड लाश के पास से हिला तक नहीं। लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। एना के सर के एक तरफ एक छोटा तकिया और दूसरी तरफ एक स्कार्फ रखा हुआ था, जैसे उसकी गर्दन को उस पर टिकाया गया हो। जब लोगों ने एडवर्ड से इस चीज़ के बारे में पूछा तो उसने कहा ये दोनों चीज़ें एना को बहुत प्यारी थी और वो हमेशा इन्हीं को लेकर सोती थी। इस पर भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लोगों ने ये भी नोटिस किया कि एडवर्ड के मुंह पर और हाथों पर कुछ खरोच के निशान हैं। उन निशानों के बारे में पूछने पर भी एडवर्ड ने कहा कि ये निशान शायद उसे काम पर लगे हैं। लोगों ने ये सब चीज़ें नोटिस करी, लेकिन एडवर्ड के गुस्से वाले रवैये को देखते हुए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया और फ्यूनरल हो गया। दूसरी तरफ रात को जब सब सो रहे थे, एना की मां मैरी डिसूजा अपने बिस्तर पर लेटे हुए बस एकटक छत को देख रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस अपनी जगह आकर सो गई। अचानक से कोई आहट हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद कमरे में कोई और भी है और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे एना उसे बुला रही हो। माँ। मैरी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी, सफ़ेद चेहरा, आंसुओं से भरी आंखें। वो एना की रूह थी। एना बोली, माँ, एडवर्ड ने मुझे गुस्से में मार दिया। उसने मेरा गला अपने हाथों से इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी गर्दन टूट गई। मैरी चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन दूसरी रात फिर वही हुआ, तीसरी रात फिर वही, और ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात एना की रूह आती और वही बात दोहराती, एडवर्ड ने मेरे गले की हड्डी तोड़कर मुझे मार डाला। मैरी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और एक दिन वो अपने वकील के पास गई। मैरी ने अपने वकील से कहा, मेरी बेटी की रूह ने मुझे बताया ये कत्ल है, कोई हार्ट अटैक से हुआ एक्सीडेंट नहीं है। वकील पहले हंसा, मैरी, तुम दुख और सदमे में हो। मैं समझता हूँ, तुम अपनी बेटी के बारे में सुबह शाम सोचती हो, इसलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे होंगे। मैरी ने गुस्से में कहा, वकील साहब, ये कोई सपना नहीं है। जब से मेरी बेटी की मौत हुई है, वो हर रात मेरे सपने में आकर सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराती है कि एडवर्ड ने उसकी जान ली है। मैरी ने उसको हर चीज़ डिटेल में बताई कि एना की डेथ वाले दिन कैसे एडवर्ड अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे और हाथों पर खरोच के निशान थे। उसका एना के आसपास किसी को ना जाने देना, खुद से उसके कपड़े चेंज करना, वो भी लास्ट रिचुअल के लिए ऐसी ड्रेस पहनाना जिससे उसका गला दिख भी नहीं रहा था, और तकिए और स्कार्फ से उसके सर को टिकाना। ये सब बातें मैरी ने नोटिस की थी, लेकिन जब उसकी बेटी की रूह उसके सपने में आने लगी तो उसका शक यकीन में बदल गया। ये सब सुनकर वकील हैरान रह गया। माँ की बेचैनी देखकर उसे तरस भी आया और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि इन बातों में सच्चाई हो सकती है। ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ उसने कोर्ट में केस डाल दिया और कोर्ट से अपील में एना की लाश को कब्र से निकालने और उसका पोस्टमार्टम करवाने की रिक्वेस्ट की। जब एना का शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया तो सच ने सबको हिलाकर रख दिया।
ऐना की गर्दन सच में टूटी हुई थी। डॉक्टर ने कहा ये हार्ट अटैक नहीं, ये तो साफ साफ एक मर्डर है। उधर पुलिस ने एडवर्ड से सख्ती से पूछताछ की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान ही उसने मर्डर कबूल कर लिया। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। वेला गांव के लोगों से कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। जज ने मैरी डिसूजा को गवाही के लिए बुलाया। मैरी सामने आई और पूरे कोर्ट के सामने कहा, मेरी बेटी की रूह मेरे पास आई थी। उसने मुझे सब सच बताया कि एडवर्ड ने गुस्से में उसकी गर्दन तोड़ दी। जज साहब, मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगती हूँ। जज ने एडवर्ड फर्नांडिस से पूछा, तुम पर अपनी बीवी ऐना डिसूजा के कत्ल करने का आरोप है, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? एडवर्ड ने हिचकिचाते हुए बोला, मैं उस रात काम से थककर जब घर आया तो मैंने देखा खाने में दाल बनी हुई थी। इस बात को लेकर जब मैंने गुस्से में ऐना से पूछा, मैंने तुमसे मछली बनाने को बोला था, ना फिर ये। तुम पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम ठीक से खाना भी नहीं बना सकती, ये तुमने क्या बनाया है? इस बात को लेकर हमारे बीच बहस शुरू हो गई और मैंने गुस्से में उसे बहुत तेज डांट दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ, उसे वक्त नहीं देता, शायद मैं उससे बोर हो गया हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी। ये सब सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मैं उसकी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने मुझसे अपना गला छुड़ाने की कोशिश की और वो मेरे चेहरे को नोचने लगी। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। गुस्से में मैं खुद को रोक नहीं पाया जज साहब। मैंने पूरी ताकत से उसकी गर्दन को पकड़कर झटका और एक जोर की चीख के बाद वो खामोश हो गई। जब तक मुझे कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरे हाथों में बेजान पड़ी थी। मैं घबरा गया। मैंने उसे सीढ़ियों के नीचे लिटा दिया ताकि सबको लगे कि हार्ट अटैक आने से वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। मैं डॉक्टर के आने तक उसके पास बैठा रोता रहा। मुझे उसके मरने का गम भी था और सच बाहर आने का डर भी। भले ही मैंने ये जानकर नहीं किया हो, लेकिन जाने अनजाने में गुस्से में ही सही मैंने उसे मार दिया था। फिर मैंने सच को छिपाने के लिए पहले डॉक्टर को रिश्वत दी और उनसे सबको सबके सामने हार्ट अटैक वाली बात बोलने को कहा। फिर ऐना को हाई नेक वाली ड्रेस पहनाई जिससे कोई भी उसकी गर्दन पर मेरे हाथ के निशान ना देख पाए। फ्यूनरल में भी मैं उसके पास ही खड़ा रहा ताकि कोई उसकी बॉडी को छू ना सके। जज ने तेज आवाज में कहा, और तुम्हें लगा कि ये सब करके तुम बच जाओगे? एडवर्ड ने धीमी आवाज में बोला। उसके फ्यूनरल के बाद मुझे लगा कि ये राज अब हमेशा के लिए राज ही रहेगा। मुझे लगा कि अब कोई मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। घर का दरवाज़ा और खिड़की बंद थे, किसी ने कुछ नहीं देखा था। मैंने सबूत भी मिटा दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐना की रूह मेरे खिलाफ गवाही देने अपनी माँ के पास पहुँच जाएगी। सारे सबूत और एडवर्ड के कबूलनामे से उसे कत्ल का दोषी पाया गया और दफ़ा 203 के तहत जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सच को छिपाने में एडवर्ड की हेल्प करने वाले डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उसे भी 7 साल की जेल सुनाई गई। सन 1901 में जेल में ही एडवर्ड की मौत हो गई। कोई उसका शव तक लेने नहीं आया और आज भी वेला के कब्रिस्तान में एक पत्थर पर लिखा है, द घोस्ट ऑफ ऐना। कुछ लोगों को ऐना की रूह की बात झूठ भी लगती है। लोगों को लगता है शायद किसी ने ये होते हुए देखा था, लेकिन वो इंसान सामने नहीं आना चाहता था। जिस रात ऐना की मौत हुई उसके घर के दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी, किसी के आने जाने का कोई भी निशान नहीं था। तो फिर उस रात असल में हुआ क्या था? क्या एडवर्ड के अलावा वहाँ कोई और भी था, या क्या सच में एक भूत ने ही ये राज सबको बताया? ये थी कहानी ऐना डिसूजा की, एक दुल्हन जो अपनी मौत के बाद भी चुप नहीं रही, एक दुल्हन जिसका सच उसकी रूह के जरिए दुनिया के सामने आया, और एक कहानी जो आज तक वेला की हवाओं में घूमती है।